हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल टॉक सीरीज। आज का टॉपिक है चेक बाउंसिंग, रेमेडीज एंड प्रोसीजर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि चेक्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, चेक्स को कब हम ऑनलाइन पेमेंट के कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं, और चेक बाउंसिंग की सिचुएशन में अगर आप आते हैं तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, क्या लीगल सॉल्यूशंस आपके पास हैं अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं। तो सबसे पहले चेक्स हम यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। या तो हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो हमें चेक्स के फॉर्म में पे करते हैं, या अगर हमें किसी ने गुड या सर्विस सप्लाई किया है, इफ आई एम अ कंपनी, सपोज अ स्मॉल कंपनी, एंड आई हैव वेंडर्स who are supplying me with goods or services, I can make payment to them through checks. Now firstly, what is the advantage of using checks? One of the major advantages of using checks, check use करने का सबसे important reason ये है security, safety। जब हम चेक यूज करते हैं तो हम उसमें क्रॉस करके अकाउंट पे लिखते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जिस पर्सन के नाम से हम चेक इशू करें वो वही पर्सन उस चेक को यूज कर सकता है। वो चेक अगर गुम हो जाए और किसी और के हाथ आ जाए तो वो इंसान उस चेक को यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये चेक यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स का ही ज़माना है, यूजुअली सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या तो अपने अकाउंट ट्रांसफ़र करके, या पेटीएम या फ़ोन पे के थ्रू, या गूगल पे। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में चेक्स का क्या काम? Well, checks can be used in some circumstances and checks are in fact preferred over online payments in some circumstances. कुछ circumstances ऐसे हैं जिसमें checks are preferred over online payments. क्या circumstances हैं वो? सबसे पहले for the purpose of giving as a security. सपोज आपको अगर कोई रेंट पे, अगर आप कोई अकोमोडेशन ले रहे हैं, रेंट पे आप घर ले रहे हैं, तो जो आपका लैंडलॉर्ड है वो हमेशा आपसे सिक्योरिटी मांगता है। सपोज वो आपको बोलता है कि आपको 6 महीने का रेंट एक साथ देना है। अब ऑब्वियसली किसी भी आम इंसान के लिए 6 महीने का रेंट एडवांस में पे करना बहुत बड़ी बात है और सबसे ये नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप चेक्स का यूज कर सकते हैं। आप पोस्ट डेटेड चेक्स दे सकते हैं अपने लैंडलॉर्ड को। सपोज 6 महीने का एडवांस आपको देना है तो आप 6 पोस्ट डेटेड चेक्स अपने लैंडलॉर्ड को दे सकते हैं विद डिफरेंट डेट्स। अलग अलग उसमें डेट आप डाल के उसको चेक दे सकते हैं। इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड कैन एनकैश दोज चेक्स ओवर द मंथ्स, और प्लस उसको आश्वासन भी रहता है, उसको ये अश्योरेंस रहता है कि चलो मेरे पास कुछ सिक्योरिटी है, आई डोंट नीड टू आस्क फॉर एनी अदर एडवांस पेमेंट। सो चेक्स कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी। सेकेंडली, चेक्स कैन बी यूज्ड एज अ डेफर्ड पेमेंट। अगर आपने किसी से आज काम लिया है लेकिन आपको पता है आपके अकाउंट में वो पैसे 10 दिन बाद आने वाले हैं या 15 दिन बाद आने वाले हैं, उस सिचुएशन में आप वो चेक उस आगे की डेट का बना के किसी भी वेंडर को पे कर सकते हैं। सपोज वेंडर को आज पेमेंट चाहिए, आप उसको चेक दीजिए, आप उसको बोलिए कि 10 दिन बाद इसको एनकैश कीजिएगा। तो ये एक डेफर्ड पेमेंट, बाद में पेमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और इससे म्यूचुअल ट्रस्ट जो आपका वेंडर्स और आपके जिसको भी आप चेक दे रहे हैं या जिससे भी आप चेक ले रहे हैं उनसे ट्रस्ट बना रहता है और बिजनेसेस या काम आपका अच्छा रहता है। तीसरा रीजन चेक यूज करने का ओवर ऑनलाइन पेमेंट्स इज ऑनलाइन पेमेंट इज ऑलवेज इंस्टेंट। आप ऑनलाइन में एक बटन दबाते हैं, इंस्टेंटली पेमेंट हो जाता है। कभी कभी गलती की गुंजाइश रहती है। इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन अगर आपने चेक यूज किया है तो जस्ट बिफोर, और सपोज अगर आपने आज चेक दिया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दैट पर्सन डिपॉजिट्स दैट चेक इन द अकाउंट मे बी टुमारो और मे बी द सेम डे, लेकिन वो चेक की प्रोसेसिंग में 1-2 दिन लगते हैं। बाय चांस अगर आपसे कोई गलती हो गई हो या उस अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आप उस चेक का पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं। आप उस पर्सन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखिए इस अकाउंट में पैसे नहीं थे, गलती से आपको चेक इशू हो गया है तो हम इस पे पेमेंट स्टॉप कर रहे हैं, आप इसको
एनकैश मत कीजिएगा, या उसने एनकैश करने के लिए दे भी दिया होगा तो वो प्रोसेस नहीं होगा। या अगर आपको लगता है कि आपने गलती से किसी को चेक इशू कर दिया तो वो आप चेक कैंसिल करा सकते हैं अपने बैंक से बात करके, और उसका पेमेंट उस इंसान को नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ मेजर हेल्प दैट चेक्स प्रोवाइड इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये बात हुई चेक्स के एडवांटेजेस की, क्यों चेक्स हम यूज कर सकते हैं ओवर ऑनलाइन पेमेंट्स। नाउ वी कम टू व्हाट इज चेक बाउंसिंग। चेक बाउंसिंग कब होती है, कौन से सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ चेक बाउंसिंग। सबसे पहले तो जो चेक है, अगर आपने बैंक में चेक दिया है और बैंक आपको वो चेक वापस रिटर्न कर देता है एक नोट के साथ, सेइंग कि द अकाउंट फ्रॉम विच द चेक हैज बीन इशूड हैज इनसफिशिएंट फंड्स, जिस अकाउंट से चेक इशू हुआ है उसमें उतने पैसे नहीं है जितना अमाउंट आपके चेक में लिखा है, तो वो चेक बाउंसिंग कहलाएगा। आपको वो चेक वापस मिल जाएगा और वो चेक बाउंस हो चुका है। अब इसमें दो फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, चेक बाउंस सिर्फ तभी हो सकता है अगर वो चेक आपको किसी एक्चुअल लीगल डेट या किसी एक्चुअल लीगल सिचुएशन में मिला हो। जैसे कि अगर सपोज आपकी कंपनी के लिए मैं एज एन एडवोकेट काम करता हूं और आप मुझे मेरी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, पेमेंट देते हैं मुझे चेक से, तो वो एक लीगल डेट है, आप ऑब्लिगेटेड है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है मुझे पे करने का, तो वो चेक एक लीगल डेट माना जाएगा और मैं उसको इनकैश कर सकता हूं, और अगर वो बाउंस होता है तो वो चेक बाउंसिंग माना जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि सपोज जैसे आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपको आपके बर्थडे पे कोई चेक दिया एज अ गिफ्ट, अगर वो चेक आप एनकैश करते हैं और वो बाउंस हो जाता है, उस सिचुएशन में वो चेक बाउंसिंग नहीं मानी जाएगी। आप उन रिलेटिव्स के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई लीगल डेट नहीं है, वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया है। या सपोज आप किसी से जुए में कुछ हार जाते हैं और वो आपको चेक से पेमेंट कर देता है कि अच्छा 10,000 में हार गया, मैंने आपको 10,000 चेक से पेमेंट कर दिया, और वो चेक बाउंस हो जाता है। उस केस में भी आपके पास कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि वो एक इलीगल डेट है, वो एक इलीगल सिचुएशन में आपको वो चेक मिला है। तो इन सिचुएशंस में चेक बाउंसिंग नहीं होगी अगर कोई इलीगल डेट है या किसी ने आपको एज अ गिफ्ट कुछ चेक दिया है विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट आपका कोई सर्विस या गुड आपका यूज किए हुए, सो उस सिचुएशन में चेक बाउंसिंग होती है। दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेक को आप विद इन टाइम बैंक के सामने प्रेजेंट करें। चेक की अवधि जैसा कि आप सब जानते ही हैं 6 महीने होती है, तो 6 महीने जो चेक पे डेट मेंशन्ड है उससे 6 महीने तक ही आप वो चेक जमा कर सकते हैं बैंक में। उसके बियॉन्ड अगर आप जमा करेंगे तो उस केस में अगर वो चेक बाउंस भी होता है, वो चेक बाउंसिंग नहीं मानी जाएगी, उसमें आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने लेट जमा किया है बैंक में। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप टाइम पे चेक जमा करें बैंक में। अब जब आपको ऐसा नोट मिल जाता है बैंक से कि इस अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं और वो आपका चेक रिजेक्ट हो जाता है, बाउंस हो जाता है, उस सिचुएशन में आपके पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्या रेमेडीज हैं आपके पास। The first step that you have to take is that you have to issue a demand notice. बहुत जरूरी है दैट यू इशू अ डिमांड नोटिस। आप एक डिमांड नोटिस, एक लेटर जैसा होता है जिसमें आप मेंशन करें कि ये अमाउंट आपसे हमें मिलना था, ये अमाउंट का आपने हमें चेक दिया था, ये चेक आपका बाउंस हो गया है इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, तो अब आप हमें इसका पेमेंट करिए अगले 15 दिन में। एज पर द एक्ट, जो इसमें जो गवर्निंग एक्ट है दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपको पहले विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, विद इन 30 डेज जब आपको पता चल जाता है बैंक से, उसके 30 दिन के अंदर आपको एक डिमांड नोटिस भेजना होगा सामने वाली पार्टी को कि आप चेक का पेमेंट करिए। एंड सामने वाली पार्टी, द पार्टी हु हैज इशूड द चेक is under the obligation to pay that amount within 15 days of receipt of the demand notice। जिस दिन से उनको डिमांड नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर उनको वो पेमेंट करना होता है। अगर वो ये पेमेंट नहीं करते तो वो एक चेक बाउंसिंग का केस होता है और आप एक क्रिमिनल केस आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट में।
ये एक सिविल केस नहीं है, क्रिमिनल केस है, ये क्राइम है चेक बाउंस होना। तो आप एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं और वो आगे प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट में। कोर्ट में वो आगे रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है। कोर्ट से मैक्सिमम पनिशमेंट जो चेक बाउंसिंग के लिए होता है वो है 2 साल तक का जेल, या फिर फाइन लगता है उस चेक के अमाउंट का, जितना अमाउंट होता है उसका ट्वाइस, उसका दुगुना अमाउंट तक फाइन लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जेल भी हो सकती है और आपको फाइन भी पे करना हो सकता है अगर जिस पर्सन ने भी चेक बाउंसिंग किया है। तो ये आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है अगर आपका चेक बाउंस होता है तो। अब इसमें एक दो आखिरी कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी। पहली बात, सिर्फ मियर गिविंग ऑफ चेक, अगर आपने सिर्फ चेक दिया है किसी को इस इंटेंशन से नहीं कि पेमेंट करना है, आपने उनको हैंड ओवर किया है सिर्फ, या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय, आपने कोई चेक लाके सिर्फ दिया है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस चेक के बाउंस होने पे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको वो केस फाइल करना है सेक्शन 138 के अंडर चेक बाउंसिंग का, दैट केस कैन ओनली बी फाइल्ड एट द लोकेशन वेयर द ब्रांच ऑफ द बैंक विच हैज इशूड द चेक इज लोकेटेड। यानी कि जिस ब्रांच ने वो चेक इशू किया है, आपके जिस पर्सन का अकाउंट है उस ब्रांच में, और जिस ब्रांच से वो चेक इशू हुआ है, सपोज मैंने चेक इशू किया है और मैंने अपने बैंक की दिल्ली की ब्रांच से वो चेक इशू किया है, तो अगर मेरे अगेंस्ट चेक बाउंसिंग का केस होगा तो वो सिर्फ दिल्ली की ही कोर्ट में वो केस फाइल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये क्लियर किया गया है कि चेक बाउंसिंग केसेस कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड एट द प्लेस where the branch of the bank which has drawn the check, जिस ब्रांच ने चेक ड्रॉ करके दिया, बना के दिया है, या जिस ब्रांच पे चेक ड्रॉन है, उसी ब्रांच की लोकेशन पे, उसी सिटी में वो केस फाइल हो सकता है। तो ये थी आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल थी चेक बाउंसिंग के केसेस में, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने आपको बताए अबाउट चेक बाउंसिंग। अब दोनों तरफ से ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो पर्सन चेक इशू कर रहा है उसका ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस भी अकाउंट से आप चेक इशू कर रहे हैं उस अकाउंट में आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, वो आप ध्यान रखें चेक इशू करने से पहले। और दूसरा, अगर बाय चांस ऐसा चेक आपसे इशू हो भी जाए जिसमें फंड्स नहीं है और वो चेक बाउंस होकर आपके पास डिमांड नोटिस आता है, वो डिमांड नोटिस पे आप प्लीज ध्यान दें, उस डिमांड नोटिस का रिप्लाई करें, सामने वाली पार्टी को कांटेक्ट करें। अगर बाय चांस 15 दिन में नहीं भी आप पेमेंट कर पा रहे हैं डिमांड नोटिस के रिसीव होने के बाद, फिर भी आप उनसे नेगोशिएट करके ट्राई करें, क्योंकि अदरवाइज आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस बन जाएगा। एंड इवन द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द चेक, जिसको चेक मिला है, उसको भी ये ध्यान रखना होगा कि पहली बात वो 6 महीने के अंदर उस चेक को दे। दूसरी बात, वो चेक आपका कोई लीगल डेट होना चाहिए, आपका सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने गिफ्ट दे दिया आपको चेक, या किसी ने आपको ऐसे ही चेक दे दिया विदाउट एनी गुड या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज मैंने, आपको बिजनेस पर्सन है और मैं आपके पास जाता हूँ कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे हेल्प कर दीजिए, आपने मुझे एज अ हेल्प चेक इशू कर दिया लेकिन वो चेक बाउंस कर गया, तो मैं आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो जिसको चेक मिलता है उसको इस बात का ध्यान रखना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपका चेक बाउंस होता है और आपका चेक बाउंसिंग के केसेस में फॉल करता है, आपको इमीडिएटली विद इन 30 डेज आपको डिमांड नोटिस भेजना होगा। विदाउट डिमांड नोटिस आपका कोई केस नहीं बनेगा चेक बाउंसिंग का। तो ये थे कुछ बातें अबाउट चेक बाउंसिंग, रेमेडीज एंड प्रोसीजर। थैंक यू।